टॉपिक के एंडिंग में बताऊंगा कि इससे किस तरीके के सवालात टीएस टेट इम्तिहान में पूछे गए हैं, पूछे जा सकते हैं। उसके बाद देखें प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट, नशोनुमा के उसूल। नशोनुमा के उसूल क्या हैं? नशोनुमा का जो दायरा है, हमने पहले ही जाना कि ग्रोथ एक मुकाम पर आकर रुक जाता है, पुख्तगी एक मुकाम पर आकर रुक जाती है, लेकिन इक्तिसाब डेवलपमेंट की तरह चलने वाला अमल है। यानी इक्तिसाब डेवलपमेंट जिस तरीके से चल रहा है उसी तरीके से नॉन स्टॉप यानी आखिरी सांस तक चलने वाला अमल है। अब देखें, हमने जाना कि डेवलपमेंट रुकने वाला अमल है ही नहीं, तो अब जाहिर सी बात है कि अब डेवलपमेंट का जो अमल है पहली सांस से आखिरी सांस तक चलने वाला अमल है, तो जाहिर सी बात है कि अब हमें टॉपिक्स रहने दीजिए, साइकोलॉजी की जो आगे की स्टडी है वो नशोनुमा के ऊपर ही रहेगी। उसकी वजह क्या है? पहले ही हमने कह दिया कि पहली सांस से लेकर आखिरी सांस तक जो चलने वाला अमल है वो नशोनुमा है, डेवलपमेंट है। अब यहाँ पर डेवलपमेंट का ही ज़िक्र हम इस वीडियो में करेंगे और आगे भी करेंगे। उसके वजूहात क्या हैं? डेवलपमेंट का जो दायरा है वो बहुत बड़ा है, ग्रोथ का दायरा छोटा था, यानी एक क्वांटिटी में था, उसको हम मेजर कर सक रहे, नाप सक रहे, तोल सक रहे, लेकिन डेवलपमेंट का जो दायरा है वो बहुत बड़ा है। तो जाहिर सी बात है जो बड़ा दायरा होता है उसको हम ज़्यादा जानने की कोशिश करना है, और साइकोलॉजी में भी नशोनुमा का ही ज़्यादा ज़िक्र किया गया है। उसके वजूहात क्या हैं? उसका दायरा बड़ा है जिसकी हम पैमाइश नहीं कर सक रहे, बल्कि हम मुशाहिदा यानी मुशाहिदे के ज़रिए अंदाज़ा लगा सक रहे कि भाई ये चीज़ इतनी हो सकती। तो देखें नशोनुमा के उसूल। अब यहाँ पर नशोनुमा के उसूल किस वजह से पढ़ना चाहिए, नशोनुमा के उसूल होते क्या है, वो हमें देखना होगा क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है। देखें नशोनुमा के उसूल क्या क्या हैं। नशोनुमा के उसूल, नशोनुमा का जो दायरा है बालिदगी के दायरे से काफ़ी बड़ा है और ये मुसलसल चलने वाला है, तो इसके चंद उसूल होते हैं। देखिए मिसाल के तौर पर जो हमारा भारत मुल्क है, जिस मुल्क में हम रहते हैं, जिस मुल्क से मोहब्बत करते हैं, जिस मुल्क के नगमे हम गाते हैं, उस मुल्क को चलाने के लिए किसकी ज़रूरत पड़ती है? किसकी ज़रूरत होती है? कॉन्स्टिट्यूशन। यानी भारत मुल्क को चलाने के लिए किसकी ज़रूरत पड़ी? कॉन्स्टिट्यूशन। इसी तरीके से डेवलपमेंट के भी चंद उसूल हैं। यहाँ पर आप एग्ज़ाम्पल के तरीके और भी समझ सकते हैं, यानी उसूल से होंगे तब जो काम है एक वे में होंगे, यानी सिस्टमेटिक हो सकते हैं। यानी अगर एक उसूल से अगर हम काम करेंगे तब ये काम तमाम सिस्टमेटिक होंगे। इस तरीके से नशोनुमा के भी उसूल हैं, और ये उसूल और यहाँ पर देखना, और ये उसूल प्रिंसिपल डेवलपमेंट यानी जितने भी माहिरीन हैं वो लोग इस बात का मुशाहिदा करें, उसके बाद इस प्रिंसिपल को पेश किए। पेश करने के बाद तमाम माहिरीन इस बात पर मुत्तफ़िक़ थे, यानी इन उसूलों के ऊपर मुत्तफ़िक़ थे कि ये उसूल डेवलपमेंट के लिए बराबर है। यानी कॉन्स्टिट्यूशन जो हमारा बनाया गया, यानी जो भी कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के माहिरीन थे वो तमाम इस बात पर मुत्तफ़िक़ थे कि कॉन्स्टिट्यूशन का ये उसूल सही है, तब ही इसको इम्प्लीमेंट किया गया। उसके बाद देखिए हमारा भारत जो मुल्क है कॉन्स्टिट्यूशन को फॉलो करता है। कॉन्स्टिट्यूशन यानी जितने भी यहाँ पर रहने वाले हैं कॉन्स्टिट्यूशन को मानने वाले हैं, यानी इस वजह से ही भारत मुल्क आगे की जानिब बढ़ रहा है। यानी वो प्रिंसिपल क्या है हम उसको जानने की कोशिश करेंगे। प्रिंसिपल जानना हमारे लिए ज़रूरी है। तो देखिए डेवलपमेंट इज़ कंटिन्यू प्रोसेस, यानी डेवलपमेंट का जो अमल है वो कंटिन्यू प्रोसेस है, यानी डेवलपमेंट एक मुस्तकिल चलने वाला अमल है पहली सांस से लेकर आखिरी सांस तक। इसको ही आप अच्छे से जहन में रखें। डेवलपमेंट का जो अमल है पहली सांस से शुरू होता है और आखिरी सांस तक, यानी इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन
जब तक नहीं बोलते तब तक ये चलने वाला अमल है। उसके बाद देखें सेकंड पॉइंट, ये भी काफ़ी अहम है, इसको आप अच्छे से जहन में रखें। प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट डायरेक्शन, यानी प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट डायरेक्शन में होता है, किस डायरेक्शन में होता है, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं सिफिलोकैडल, यानी प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट का जो डायरेक्शन है वो किस जानिब होता है, यानी किस जानिब होता है, तो वो जो है सर से पाँव की जानिब, यानी सर से पाँव की जानिब ये चलने वाला जो अमल है उसको हम सिफिलोकैडल कहेंगे। ये सवाल टेट इम्तिहान में पूछा जा चुका है, ये काफ़ी अहम भी है, इसको हम लॉन्गिट्यूडिनल भी कहते हैं, यानी सिफिलोकैडल लॉन्गिट्यूडिनल, यानी सर से पाँव की जानिब जो डायरेक्शन में डेवलपमेंट चलता है उसको हम सिफिलोकैडल कहेंगे। उसके बाद देखें, यानी ये सवाल टेट इम्तिहान में पूछा जा चुका है, इसको आप अच्छे से ज़हन में रखें, ये काफ़ी अहम है। उसके बाद देखें प्रॉक्सिमोडिस्टल, ये सीक्वेंस कौन सी है, यानी ये सीक्वेंस दरमियानी हिस्से से बाहर की जानिब, यानी इसका डायरेक्शन दरमियानी हिस्से से शुरू होकर बाहर की जानिब जो डायरेक्शन होता है वो प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट में प्रॉक्सिमोडिस्टल कहलाता है, यानी प्रॉक्सिमोडिस्टल कहलाता है, यानी दरमियानी हिस्से से बाहर की जानिब इसका डायरेक्शन होता है। ये भी काफ़ी अहम है, इसको भी आप अच्छे से जहन में रखें। उसके बाद अगला पॉइंट देखें, डेवलपमेंट फॉलोज ए फिक्स सीक्वेंस, यानी नशोनुमा तरतीबवार होता है, उसको हम आर्डरली सीक्वेंस कहेंगे, यानी ये आर्डर में होता है। यानी किस तरीक़े से देखें, मिसाल के तौर पर यहाँ पर हम समझेंगे, तमाम ममालिक के बच्चों को पहले इन्फेंसी मरहला ही आएगा, यानी तमाम, अगर अमेरिका का लड़का है तो उसको अडोलेसेंस नहीं आएगा, या फिर ज़ईफ़ी हालत में, यानी डायरेक्ट पैदा होते ही ज़ईफ़ी हालत में नहीं जाएगा, बल्कि ये फिक्स सीक्वेंस है, नशोनुमा जो है तरतीबवार होता है। मिसाल के तौर पर बच्चा सबसे पहले, यहाँ पर आप देख सकते हैं, बच्चा सबसे पहले रेंगता है, बैठता है, चलता है, दौड़ता है, यानी ये सीक्वेंस में काम हो रहा है, एक तरतीब में काम हो रहा है। बच्चा पहले क्या कर रहा, रेंगता, उसके बाद क्या करता, बैठता, उसके बाद चलता, और उसके बाद दौड़ता, और ये फिक्स्ड सीक्वेंस है, इसको आप अच्छे से जहन में रखें। तो चलिए अगले पॉइंट की जानिब हम बढ़ेंगे। देखिए, अभी हमने जाना कि प्रिंसिपल डेवलपमेंट में सबसे पहले इस बात को सीखा कि डेवलपमेंट जो है नशोनुमा एक मुस्तकिल चलने वाला अमल है, यानी पहली सांस से लेकर आखिरी सांस तक। दूसरा जो प्रिंसिपल है उसका डायरेक्शन हमने जाना कि सर से पाँव की जो जानिब बढ़ता है उसको सिफिलोकैडल कहेंगे, और दरमियानी हिस्से से बाहर की जानिब जो डायरेक्शन रहेगा प्रॉक्सिमोडिस्टल सीक्वेंस, यानी दरमियानी हिस्से से बाहर की जानिब जाने वाला डायरेक्शन। उसके बाद हमने जाना कि नशोनुमा तरतीबवार होता है, यानी नशोनुमा आर्डरली सीक्वेंस होता है, यानी तमाम ममालिक के बच्चे हैं उनको पहले इन्फेंसी स्टेज ही आएगा, दूसरा स्टेज नहीं आता। इसके बाद हम जानेंगे, यानी प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट का जो चौथा पॉइंट है, नशोनुमा एक इनफरादी अमल है। अब आप यहाँ पर सोचेंगे कि इससे पहले बोले कि ये फिक्स्ड प्रॉब्लम है, यानी फिक्स्ड सीक्वेंस है। अब यहाँ पर यह बात कही जा रही है कि नशोनुमा एक इनफरादी अमल है। इसकी वजह देखें, अगर हम मिसाल देखेंगे तो समझ में आएगा ये बात किस लिए कही जा रही है। आप यहाँ पर देख सकते हैं, हर बच्चा 1 साल की उम्र में चल नहीं सकता, इसलिए नशोनुमा एक इनफरादी अमल है। यानी बच्चा, देखिए मुआशरे में जितने बच्चे हैं 1 साल के, वो 1 साल में नहीं चलेंगे, बल्कि कोई बच्चा 1 साल में भी चलेगा, कोई बच्चा 1.5 साल में भी चल सकता है, कोई 2 साल में भी चलता है। यानी ये फिक्स्ड पैटर्न रहने के बावजूद भी इनफरादी अमल है। उसके वजह क्या है, तवारिस और माहौल, यानी इन्वायरमेंट
और माहौल, ये दोनों बच्चे पर अच्छे से असर होंगे, यानी तवारिस और इन्वायरमेंट, तभी वो 1 साल की उम्र में चलेगा। तवारिस, हेरिडिटी और इन्वायरमेंट दोनों अगर उसको कुछ प्रॉब्लम करेंगे तब वो चल नहीं पाएगा। तो चलिए हम अगले पॉइंट की जानिब हम बढ़ेंगे। उसके बाद देखें, डेवलपमेंट जो है, नशोनुमा जो है आम से ख़ास की जानिब बढ़ता है। नशोनुमा जो है आम से ख़ास की जानिब, यानी डेवलपमेंट प्रोसेस फ्रॉम जनरल टू स्पेसिफ़िक, नशोनुमा आम से ख़ास की जानिब बढ़ता है। मिसाल के तौर पर देखें, बच्चे को अगर कोई चीज़ हाथ में दी जाए तो वो दोनों हाथों से पकड़ने की कोशिश करेगा। एक वक्त ऐसा आएगा कि बच्चा सिर्फ़ एक हाथ से नहीं बल्कि सिर्फ उंगलियों से पकड़ेगा, यानी कोई चीज़ देंगे तो उंगलियों के ज़रिए पकड़ेगा, यानी वो जनरल यानी आम से ख़ास की जानिब बढ़ता है। मिसाल के तौर पर जब बच्चा छोटा होता है तो तमाम बॉडी के अज़ा का इस्तेमाल करता है, रोता है, यानी क्राइंग करता है। यानी एक वक्त ऐसा आएगा सिर्फ़ एक ख़ास पार्ट का इस्तेमाल करते हुए वो रोएगा, यानी तमाम बॉडी के अज़े का इस्तेमाल नहीं करेगा बल्कि एक ही पार्ट का बचपन में भी इस्तेमाल होता है, आँख से ही आंसू बहते हैं, लेकिन वो हाथ हिलाएगा, पैरों को ज़मीन पर मारेगा, यानी तमाम अज़ा का इस्तेमाल करेगा। लेकिन एक ऐसा वक्त आएगा कि सिर्फ़ वो रोएगा, यानी तमाम अज़ा का इस्तेमाल नहीं करेगा। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ आ रहा होगा। उसके बाद हम देखेंगे अगला प्रिंसिपल, अगला उसूल। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे कि डेवलपमेंट इज़ प्रेडिक्टेबल, यानी नशोनुमा की पेश क़ियासी है। नशोनुमा पेश क़ियासी है, यानी नशोनुमा की क़यास आराई की जा सकती है। डेवलपमेंट जो है उसकी हम क़यास आराई कर सकते हैं, क़यास लगा सकते हैं कि ये इतना हो सकता है, उतना हो सकता है, लेकिन यानी नशोनुमा की पेश क़ियासी होती है, क़यास आराई की जा सकती है। मिसाल के तौर पर देखें, जब कोई बच्चा अच्छा पढ़ता है कोई सब्जेक्ट में, मिसाल के तौर पर बायोसाइंस में, तो टीचर ये कहता है, उस क्लास का टीचर जो भी सब्जेक्ट टीचर, कि ये डॉक्टर बन पाएगा, या फिर कोई और उसके अंदर दूसरी स्किल होती है, तो वहाँ पर ये क़यास किया जा सकता है कि ये बच्चा फ़लाँ बन सकता है, यानी फ़लाँ महारत इसके अंदर है, ये फ़लाँ मुक़ाम हासिल कर सकता है। यानी यहाँ पर सिर्फ़ क़यास आराई की जा सकती है। उसके बाद देखें, नशोनुमा का इन्हिसार तवारिस और माहौल पर होता है। नशोनुमा का जो इन्हिसार है, डेवलपमेंट का जो इन्हिसार है, वो ये बहुत ही काफ़ी इम्पैक्ट है, इसको आप अच्छे से ज़हन में रखें कि नशोनुमा का इन्हिसार तवारिस यानी हेरिडिटी और इन्वायरमेंट, यानी तवारिस और इन्वायरमेंट के, इन दोनों के ऊपर डिपेंड नशोनुमा का इन्हिसार होता है। ये काफ़ी अहम पॉइंट है, इसको आप अच्छे से ज़हन में रखें। अब हम जानेंगे कि तवारुस क्या है और तवारुस यानी हेरिडिटी क्या है, माहौल यानी इन्वायरमेंट क्या है। तो चलिए हम इसको समझने की कोशिश करेंगे कि यहाँ से भी एक क्वेश्चन पूछा जाता है। अब मैं आपको बताऊंगा कि क्वेश्चन पूछा गया है या फिर नहीं, क्योंकि फिर आप शक में रह जाएंगे, अरे ये भी पूछा जाएगा, वो भी पूछा जाएगा। जैसा आप देख सकते हैं, बालिदगी का मुहासिल, यानी बालिदगी का मुहासिल क्या है। यहाँ पर आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से कोई एक करेक्ट आंसर है। आप भी इन 4 ऑप्शन में से एक करेक्ट आंसर है, इसको आप यानी कौन सा करेक्ट आंसर है उसको आप सेलेक्ट करें। खैर उसके बाद हम यानी अपने टॉपिक पर जाएंगे। तो चलिए अब हम हेरिडिटी और इन्वायरमेंट यानी तवारुस और माहौल को समझने की कोशिश करेंगे। तवारुस का मतलब यानी तवारुस का मतलब क्या है वो जानेंगे। तवारुस का मतलब जिस्मानी या ज़हनी ख़ुसूसियात, जो यानी तवारुस का मतलब क्या है, ख़ुसूसियात जुनियाती तौर पर एक नस्ल से दूसरे नस्ल में मुंतकिल करना। यानी जो माँ बाप के ख़ुसूसियात है वो बच्चों में मुंतकिल होते हैं, उसी को हम तवारुस कहेंगे। यानी माँ बाप के अंदर अगर माँ बाप होशियार है
तो वो जिन्स के ज़रिए, जुनूनियात के ज़रिए नस्ल दर नस्ल मुंतकिल होते हैं। यानी आबा व अजदाद के यानी हमारे दादा परदादा के अंदर जो ख़ासियत थी, खुसूसियात थी, वो उनके बेटों में आई, उनके बेटों से, यानी जेनेटिक्स तौर पर, जुनूनियाती तौर पर नस्ल दर नस्ल। देखिए सवाल भी पूछा जा सकता है, तवारुस किसे कहते हैं, तवारिस किसे कहते हैं, हेरिडिटी किसे कहते हैं। तो आप अच्छे से ज़हन में रखें, तवारुस का मतलब जिस्मानी या ज़हनी खुसूसियात। जिस्मानी यानी फ़िज़िकली, ज़हनी यानी जो होशियारी बच्चों में होती है, वो जुनूनियात यानी जीनियात जेनेटिक्स तौर पर एक नस्ल से दूसरी नस्ल में मुंतकिल होती है। यानी माँ बाप के जो खुसूसियात होते हैं, जो बच्चों में जीनियात के ज़रिए नस्ल दर नस्ल जिस्मानी या ज़हनी जो खुसूसियात मुंतकिल होते हैं, उसी को हम तवारुस कहेंगे। और तवारुस पर ज़्यादा मेहनत की यानी तवारुस के ऊपर जिसने ज़्यादा काम किया, उसका नाम जॉन मेंडल है। फादर ऑफ जेनेटिक्स किसे कहा जाता है, ये सवाल भी पूछा जा सकता है, क्योंकि ये सिलेबस से रिलेटेड है, इसको भी अच्छे से ज़हन में रखें। फादर ऑफ जेनेटिक्स जॉन मेंडल को कहा जाता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। और हमें ये भी याद रख लेना चाहिए कि फ़र्द में 20 यानी जुमला 23 क्रोमोसोम्स पाए जाते हैं। यानी एक फ़र्द में जुमला 23 क्रोमोसोम्स पाए जाते हैं, जिनमें 22 क्रोमोसोम्स ऑटोसोम्स होते हैं। एक यानी जिनिनियात जो है खुसूसियात वो तय करता है, और इसमें से एक जो क्रोमोसोम्स है यानी ये जिन्स तय करता है, यानी मेल पैदा होगा या फिर फीमेल। इसके बारे में मैं ज़्यादा डिस्कस करना नहीं चाहता, लेकिन फिर भी हमें इतना जान लेना चाहिए कि 22 जो क्रोमोसोम्स यानी जुमला 23 क्रोमोसोम्स होते हैं, दोनों के मिलाकर 46 क्रोमोसोम्स होते हैं। 23 क्रोमोसोम्स फ़र्द में पाए जाते हैं, और 22 जो क्रोमोसोम्स होते हैं वो ऑटोसोम्स होते हैं, और एक जो क्रोमोसोम्स है वो जीन्स से तैयार करता है। और एक बात यहाँ पर याद रखना ज़रूरी है, यानी यहाँ पर इतनी चीज़ें इसलिए सिखाई जा रही है कि ये तवारुस से ही रिलेटेड है। यानी इंसान ये जो तवारुस है, यानी माँ बाप के अंदर जो खुसूसियात है वो बच्चे में किस तरह आ रही है, उसी से रिलेटेड है। तो ये क्रोमोसोम्स जो हैं 23 क्रोमोसोम, उसमें 22 क्रोमोसोम ऑटोसोम्स होते हैं और एक जिन्स तय करता है। उसके बाद देखें कि अब यहाँ पर जो जिन्स तय हो रहा है वो कैसे तय होता है, यहाँ पर समझने की कोशिश करेंगे। ये रहा मेल और ये रहा फीमेल, यानी मेल की जानिब से एक्स क्रोमोसोम्स और फीमेल की जानिब से भी एक्स क्रोमोसोम्स, यानी ये 2 क्रोमोसोम्स जब मिलते हैं तो लड़की पैदा। यानी फ़ीमेल के पास तो तय है कि एक्स ही क्रोमोसोम्स है, मेल के पास में एक्स वाई क्रोमोसोम्स होता है, और यहाँ पर वाई क्रोमोसोम्स और यहाँ पर एक्स क्रोमोसोम्स मिलता है, तब यहाँ पर यानी जो रिज़ल्ट आएगा वो लड़का पैदा होगा। यानी इसके बारे में मैं ज़्यादा डिस्कस करना नहीं चाहता। उसके बाद हम आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद आप इस बात को भी याद रखें कि माँ बाप के बैज़े और बाप के नर्ज़वाजे, यानी माँ बाप के माँ के बैज़े और बाप के ज़वाजे यानी स्पर्म के बाहम मिलने से ज़ायगोट तैयार होता है, यानी जिफ्ता तैयार होता है। ज़ायगोट जिसे हम कहते हैं, ज़ायगोट की जो पैदाइशी यानी एज होती है, उसकी पैदाइश से लेकर 2 हफ्ते तक होती है। इसको आप अच्छे से ज़हन में रखें कि माँ के बैज़े और बाप के ज़वाजे यानी नर ज़वाजे स्पर्म के बाहम मिलने से क्या तैयार हो रहा, जिफ्ता, जिसको हम इंग्लिश में ज़ायगोट कहेंगे। और जो ट्विन्स पैदा होते हैं, यानी जो बच्चे पैदा होते हैं, वो 2 किस्म के होते हैं। यानी कौन से हम जानने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर देखें आइडेंटिकल ट्विन्स, यानी आइडेंटिकल ट्विन्स किसे कहते हैं, देखने में एक सा नज़र आते हैं, यानी एक दूसरे के
मुशाबे होते हैं और ये लड़का यानी दोनों के दोनों लड़के ही होते हैं। आइडेंटिकल ट्विंस यानी ये देखने में सेम, यानी पहले आप एक छोटे भाई को देख लें, फिर और एक 2 या 3 घंटे के बाद या फिर उसके बाद में फिर उसके बड़े भाई को देख लें, यानी पहले भाई को भी देखा आपने, दूसरे भाई को भी देखा, तब ये दोनों आपको मुशाबे नज़र आएंगे। यानी अरे इन्हों तो अभी हमारे सामने से गए, फिर इधर किधर से आ रहे, यानी एक आप रास्ते पर जा रहे तो अगर आइडेंटिकल ट्विंस है, पहले एक भाई चलेगा उसके बाद पीछे से और एक है, तो आपको ऐसा लगेगा कि भाई अरे पहले अब भी गए ना भाई, फिर इधर से किधर से आ रहा बोल के ऐसा जहन में आएगा। यानी ये दोनों के दोनों लड़के ही रहेंगे। आइडेंटिकल ट्विंस से मुराद देखने में यकसा मुशाबे नज़र आते हैं। इसको ये आप अच्छे से जहन में रखें। वैसे तो उसकी तफसील बहुत दी गई है, लेकिन इतना जहन में रखें काफ़ी रहेगा। आइडेंटिकल ट्विंस में दोनों के दोनों लड़के ही पैदा होते हैं। उसके बाद देखें फ्रेटर्नल ट्विंस। फ्रेटर्नल ट्विंस में दोनों एक सा यानी मुशाबे नहीं होते, और यहाँ पर दोनों जब मुशाबे नहीं हैं तो यहाँ पर हमने जाना था कि आइडेंटिकल ट्विंस में कि देखने में दोनों मुशाबे होते हैं, और मुशाबे रहने के बावजूद उनका जिन्स कौन सा होता है, मेल होता है, यानी दोनों के दोनों मेल ही होते हैं। ये किस में रहा, आइडेंटिकल ट्विंस में। आइडेंटिकल ट्विंस में या फ्रेटर्नल ट्विंस में हम क्या देख रहे हैं कि भाई दोनों एक सा यानी मुशाबे नहीं होते, और यहाँ पर क्या रहेगा, लड़का लड़की यानी एक मेल और एक फीमेल, इसको कहेंगे फ्रेटर्नल ट्विंस। ये दोनों जो ट्विंस के अक़साम है इसको आप अच्छे से जहन में रखें। शायद आपको यहाँ पर समझने में थोड़ी दुश्वारी आ रही होगी क्योंकि लाइनिंग बहुत ज़्यादा हो गई। तो यहाँ पर देखें ट्विंस के 2 अक़साम हैं, एक है आइडेंटिकल ट्विंस, दूसरा है फ्रेटर्नल ट्विंस। आइडेंटिकल ट्विंस से मुराद देखने में यकसा नज़र आते हैं यानी मुशाबे होते हैं, यानी वो दोनों के दोनों क्या रहेंगे, मेल रहेंगे। और फ्रेटर्नल ट्विंस में एक लड़का रहेगी एक लड़की, यानी दोनों एक सा तौर पर नज़र नहीं आते, मुशाबे एक दूसरे के नहीं होते। एक का रंग अगर गोरा रहेगा तो एक का थोड़ा सांवला या फिर ब्लैक भी हो सकता है, ब्लैक नहीं कह सकते लेकिन ये सांवला कह सकते हैं। यानी एक दूसरे के वो लोग मुशाबे अगर नहीं हैं तो वो फ्रेटर्नल ट्विंस कहलाएंगे, और फ्रेटर्नल ट्विंस में एक मेल और दूसरा रहेगा फीमेल। आइडेंटिकल ट्विंस में दोनों के दोनों मेल रहेंगे और ये एक दूसरे के मुशाबे रहेंगे, एक दूसरे से जुदा नहीं रहेंगे बल्कि मुशाबे रहेंगे। इसको हम कहेंगे आइडेंटिकल ट्विंस। और जो दोनों अलग अलग यानी जुदा जुदा एक दूसरे की मुशाबिहत एक दूसरे में नहीं पाई जाती, उसको हम फ्रेटर्नल ट्विंस कहेंगे। फ्रेटर्नल ट्विंस में एक मेल रहेगा और एक फ़ीमेल। आइडेंटिकल ट्विंस में दोनों के दोनों मेल ही रहेंगे। तो चलिए हम आगे की जानिब बढ़ेंगे। स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट, इसको आप बिल्कुल भी लाइट ना लें क्योंकि स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट से एक सवाल पूछा जाता है, यानी ये इम्पॉर्टेंट है, इसको आप अच्छे से जहन में रखें। स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट अगर हम देखें नशोनुमा के मदारिज तो 2 स्टेजेस निकल कर आते हैं, यानी प्रीनेटल और पोस्टनेटल, यानी पैदाइश से क़ब्ल और पैदाइश के बाद का जो मरहला होता है, जो दौर होता है, उसको पोस्टनेटल कहेंगे। पैदाइश से जो क़ब्ल होता है उसको प्रीनेटल, यानी पैदाइश से क़ब्ल, पैदाइश के बाद जो है पोस्टनेटल स्टेज कहलाता है। तो इसको हम समझने के लिए एलिज़ाबेथ हेरलॉक के मुताबिक नशोनुमा के 10 जो मदारिज हैं, अगर हम ये जान लेंगे तो स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट आसानी के साथ समझ जाएंगे। तो चलिए समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहला जो स्टेज है एलिज़ाबेथ हेरलॉक के मुताबिक वो रहा शीर ख्वारगी यानी इन्फेंसी। ये स्टेजेस देखिए 0 to 2 साल यानी 0 to 2 ईयर्स, पैदाइश से लेकर 2 साल तक का जो ईयर होता है, जो मरहला होता है, उसको हम कहेंगे शीर ख्वारगी, इन्फेंसी। तो इन्फेंसी स्टेज में तबई नशोनुमा और समाजी नशोनुमा, ज़हनी नशोनुमा किस तरीक़े से होती है जानेंगे। नशोनुमा का जो अमल है तेज़ होता है, यानी 0 to 2 ईयर्स में
नशो नुमा का जो अमल होता है वो तेज़ हो जाता है, यानी तेज़ होना शुरू होता है। और देखें दूध के दांत निकल आते हैं, यानी दूध के दांत तबई नशो नुमा में देख रहे हैं 0 to 2 ईयर्स इन्फेंसी स्टेज में सबसे पहले तबई नशो नुमा में नशो नुमा का अमल इसमें तेज़ होता है। दूसरा दूध के दांत निकल आते हैं। और तीसरा है जो दिमाग का वज़न जो होता है ज़्यादा बढ़ जाता है, यानी दिमाग का वज़न जो है वो ज़्यादा बढ़ जाता है। और उसके साथ साथ बच्चे का वज़न पैदाइश के वक्त 7 पाउंड होता है, यानी पैदाइश के वक्त बच्चे का जो वज़न है 7 पाउंड होता है। ख़द जो है 19 इंच था 20 इंच होता है। सर का हिस्सा जिस्म के मुकाबले में 1/4 हिस्सा होता है, यानी जब बच्चा को ये पैदा हो रहा तो सबसे जो आधा उसका पार्ट्स बड़ा रहेगा जिस्म का तो वो रहेगा सर। तो चलिए अब हम देखेंगे ज़हनी नशोनुमा। ज़हनी नशोनुमा में देखें, यानी बच्चा 2 माह में आवाज़ पर सर घुमाता है। कोई चीज़ को पकड़ने के लिए कहे, यानी पकड़ने दिया जाए उसको, तो दोनों हाथों का इस्तेमाल करता है। और 6 माह में प्यार और गुस्से में फ़र्क को महसूस करता है, यानी आप उससे प्यार से बात करें या फिर गुस्से की हालत में बात करें, वो इस फ़र्क को महसूस करता है। 2 साल के आखिर तक, यानी 2 साल का जो मरहला होता है इन्फेंसी स्टेज, यानी 0 to 2 ईयर, साल के आखिर तक में वो खेल कूदने के और कपड़े पहनने के काबिल हो जाता है। अगर हम समाजी नशोनुमा देखें, यानी इन्फेंसी स्टेज में, तो 3 माह में ही माँ को पहचानता है, 2 साल तक तन्हा खेलना पसंद करता है और 2 साल के आखिर तक में बड़ों का हाथ बटाता है। ये रहे समाजी नशोनुमा। उसके साथ साथ आपको ये भी याद रखना है कि समाजी बर्ताव खाके में पहला जो महीना होता है इंसानी आवाज़ों और दिगर शोरों के दरमियान फ़र्क नहीं कर सकता। दूसरे महीने में, यानी दूसरा महीना जो होता है उसमें इंसानी आवाज़ों की शिनाख्त कर सकता है और आदमियों को देखकर मुस्कुराता है। दूसरे महीने में ही इंसानी आवाज़ों की शिनाख्त कर सकता है और आदमियों को देखकर मुस्कुराता भी है। और तीसरे महीने में अपने माँ की भी शिनाख्त करता है, यानी माँ की शिनाख्त करता है। माँ अगर उसके सामने है तो खुश होता है, माँ यानी उससे दूर हो रही है तो वो यानी माँ के गायब होने का उसको एहसास होता है, वो नाखुश होता है। और चौथे महीने की बात करें तो लोगों को अपनी तरफ राग़िब करने के लिए खुशी का भी इजहार करता है और लोगों की मौजूदगी में खुश भी होता है। 5वें महीने में मुस्कुराहट और डांट पर मुख्तलिफ रद्द-ओ-अमल ज़ाहिर करता है और प्यार भरी और गुस्से वाली आवाज़ के दरमियान फ़र्क करता है, यानी प्यार से बोला गया या फिर गुस्से की हालत में बोला गया, इसमें दोनों में फ़र्क महसूस करता है। और यानी 6ठे महीने में अजनबी लोगों को देखकर डर का इजहार करता है, यानी अजनबी जो लोग होते हैं 6ठे महीने में अजनबी लोगों को देखकर डर का इजहार करता है। और अगर उसके घर में ही रह रहे हैं, वो पहले से ही देख रहा है, उनको देखकर वो मुस्कुराता है। और 7वें महीने में या कहें 8वें महीने में बातें जो होती हैं और छोटे अमल, हरकत और इशारे जो होते हैं वो दूसरों को देखकर करने की कोशिश करता है। 10वें 12वें महीने के अंदर वह अपने ख़याल या अक्स इमेज से खेलता है, यहाँ तक कि वो बोसा भी लेता है। 12वें महीने की अगर हम बात करें या फिर 12वें महीने को 1 साल भी कह सकते हैं, नोनो या गुजारिश की दूसरी शक्लों के रद्दो अमल से बाज आ जाता है। 2 साल पर बालिग लोगों के साथ इनकी रोज़मर्रा मशगूलियात में ताउन करता है और ख़ानदान का एक हरकियाती रुकन बन जाता है। ये तमाम चीज़ें किस में पेश आ रही है? शीर ख्वारगी यानी इन्फेंसी स्टेज में पेश आती है। तो चलिए अगले यानी आगे बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले यहाँ पर ये भी देखें कि जज्बाती नशोनुमा 2 साल की उम्र तक जज्बात की बालिदगी मुकम्मल हो जाती है। और अगर लिसानी नशोनुमा की बात करें तो अपने ख़यालात का इजहार करने के लिए
सबसे पहले वो रोने का तरीक़ा इख्तियार करता है, यानी उसे कुछ बोलना है, अपने ख़यालात का इज़हार करना है तो सबसे पहले रोने का तरीक़ा इख्तियार करता है। उसके बाद देखिए बेबीहुड यानी 2 था 3 साल। इस दौर में बच्चों को बीमारी ज़्यादा आती है, यानी बेबीहुड इस दौर में बच्चों को बीमारी ज़्यादा आती है, यानी ये बीमारियों में मुब्तला होते रहते हैं। अब उसके बाद दूसरे पॉइंट को देखें, बेबीहुड दौर को क्रिटिकल स्टेज का दौर भी कहते हैं। ये सवाल पूछा जा चुका है, इसको आप अच्छे से जहन में रखें। बेबीहुड का जो दौर होता है वो कौन सा दौर कहलाता है, तो क्रिटिकल स्टेज कहते हैं, यानी इस दौर में बच्चे को ज़्यादा बीमारी आती है, बच्चा बीमारियों में ज़्यादा मुब्तला होता है। तीसरा पॉइंट है देखें, इस दौर में बालिदगी और नशोनुमा तेज़ी से होती है, यानी बेबीहुड दौर में क्रिटिकल स्टेज भी कहा जा रहा है, लेकिन बालिदगी ग्रोथ और डेवलपमेंट तेज़ी से होता है। सवाल ये भी पूछा जा सकता है वो कौन सा स्टेज है जिस स्टेज में बालिदगी और नशोनुमा तेज़ी से होते हैं, तो वो स्टेज का नाम क्या रहेगा, बेबीहुड यानी बचपन। उसके बाद देखें 2 था 3 साल, यहाँ पर देख सकते हैं 2 था 3 साल की उम्र में इंडिपेंडेंट यानी ग्रुप यानी मुतवाज़ी खेल जैसे कि पैरेलल प्ले खेलता है, यानी खिलौनों के ज़रिए भी खेलता है, दूसरे बच्चों के साथ भी वो खेल खेलता है। और आखिरी पॉइंट इस स्टेज से ये रहा कि बच्चे इस मरहले में सॉलिडेटरी प्ले खेल खेलते हैं, यानी खिलौने के ज़रिए खेलते हैं। देखिए 2 से 3 साल के जो बच्चे होते हैं वो आप उनका मुशाहिदा कर सकते हैं, देख सकते हैं कि वो लड़के और लड़कियां खिलौनों से खेलते हैं, उसको सॉलिडेटरी प्ले कहते हैं। ये स्टेज यानी ये भी सवाल पूछा जा सकता है कि सॉलिडेटरी प्ले जो होता है वो कौन से मरहले में खेला जाता है, तो आपका जवाब रहेगा बेबीहुड यानी बचपन। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। इब्तिदाई बचपन यानी बचपन, इब्तिदाई बचपन किसे कहते हैं, ये कितने साल से शुरू होकर कितने साल में इख्तिताम होता है ये जानने की कोशिश करेंगे। इब्तिदाई बचपन अर्ली चाइल्डहुड 3 था 5 साल होता है। इस मरहले को प्री स्कूल एज यानी प्री प्राइमरी मदरसे का दौर भी कहते हैं। ये भी पॉइंट काफ़ी अहम है, इसको आप अच्छे से जहन में रखें कि प्री प्राइमरी मदरसे का दौर किसे कहते हैं, यानी कौन सा वो स्टेज है, मरहला है किसके, एलिज़ाबेथ हर्लॉग के मुताबिक तो अर्ली चाइल्डहुड यानी 3 था 5 साल का जो दौर है, इब्तिदाई बचपन है, उस मरहले को प्री स्कूल एज यानी प्री प्राइमरी मदरसे का दौर भी कहते हैं। उसके बाद देखें इस मरहले को और एक भी बोलते, देखिए प्री गैंग एज, यानी वो कौन सा मरहला है जिसको प्री गैंग एज कहते हैं। 4 ऑप्शन अगर कोई दे दिए जाए आपको, अगर वहाँ पर इब्तिदाई बचपन नज़र आए तो आप उसको सेलेक्ट करेंगे, क्योंकि ये प्री गैंग एज यहाँ से यहाँ पर प्री गैंग यानी यहाँ से बच्चे गैंग बनाना शुरू करते हैं, यानी इस मरहले को प्री गैंग एज भी कहा जाता है। इसको आप अच्छे से जहन नशीन कर लें। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। इस मरहले में क्रिएटिविटी बहुत ज़्यादा पाई जाती है। देखिए बच्चे क्रिएटिविटी से यानी क्रिएटिविटी अगर देखें तो बचपने में नई नई वो लोग क्रिएटिविटीज़ करते हैं। आप देखे होंगे, ये पॉइंट तो खैर पहले से ही आप जानते हैं, लेकिन अगर नहीं जानते तो इसको आप अच्छे से जहन में रखें कि इस मरहले में बच्चों में क्रिएटिविटी ज़्यादा पाई जाती है। उसके बाद अगर हम देखें यानी अगला पॉइंट देखें, ये भी काफ़ी अहम है। इस मरहले को क्रिएटिविटी एज भी कहा जाता है। क्रिएटिविटी एज कौन से मरहले को कहा जाता है, सवाल पूछा जा सकता है। देखिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स है जो आप तक शेयर किए जा रहे हैं, यानी हर पॉइंट इसमें इम्पॉर्टेंट है। इब्तिदाई बचपन का हर पॉइंट बहुत इम्पॉर्टेंट है, इसको आप अच्छे से जहन में रखें कि इस मरहले को, कौन से मरहले को, इब्तिदाई बचपन का जो मरहला है इस मरहले को क्रिएटिविटी एज भी कहते हैं। इसको आप जहन नशीन कर लें, ये भी काफ़ी अहम पॉइंट है। यानी प्री गैंग एज का दौर है और प्री स्कूल एज का दौर है, और इस मरहले को, इस दौर को क्रिएटिविटी एज भी कहते हैं। और इस दौर में जो बच्चे होते हैं खुद गर्ज होते हैं, सेल्फिश होते हैं,
और एक बात यहाँ पर आखिरी पॉइंट आपके सामने ये रहा कि इस दौर में जो बच्चे होते हैं वो ज़्यादा सवालात करते हैं। बच्चे जो है ज़्यादा सवालात करते हैं। कौन से दौर में? अर्ली चाइल्डहुड, यहाँ पर इब्तदाई बचपन का जो दौर है, इस दौर के बच्चे ज़्यादा सवालात करते हैं। इस बात को आप अच्छे से ज़हन में रखें। इनमें 3 पॉइंट बहुत ही अहम है। पहला जो मरहला है, इस मरहले को प्री स्कूल एज भी कहते हैं, यानी प्री प्राइमरी मदरसे का दौर। और दूसरा जो इसमें अहम पॉइंट है, इस मरहले को प्री गैंग एज भी कहते हैं, यानी प्री गैंग एज ये लोग बनाते। और तीसरा जो पॉइंट है, इस मरहले में क्रिएटिविटी बहुत ज़्यादा होती है। जब क्रिएटिविटी ज़्यादा होती है तो इसी मरहले को क्या है, क्रिएटिविटी एज का दौर भी कहा गया है। ये पॉइंट 3 पॉइंट बहुत ही काफ़ी अहम है, इसको आप अच्छे से ज़हन नशीन कर लें। तो चलिए आगे की जानिब पढ़ते हैं। उसके बाद जो मरहला है ये काफ़ी अहम है। आप यहाँ पर देख रहे हैं कि इंतहाई बचपन यानी लेटर चाइल्डहुड, ये 6 to 10 ईयर का जो 6 to 10 ईयर का मरहला है उसी को इंतहाई बचपन कहते हैं। इस मरहले को यंग एज भी कहते हैं। प्री यंग एज यानी अर्ली चाइल्डहुड, लेटर चाइल्डहुड में इस यानी यंग एज का मरहला कहते हैं। और उससे पहले यहाँ पर आप जैसा कि देख रहे हैं कि ये पेपर 1 वालों के लिए ये मरहला काफ़ी अहम होता है। उसके वजूहात क्या है? 6 से 10 साल की उम्र का जो बच्चा होता है यानी वो स्कूल में एडमिशन ले लेता है। और जो प्राइमरी का टीचर है वो प्राइमरी के टीचर के लिए 6 से 10 साल के दरमियान के उम्र के जो लड़के लड़कियां हैं वही लड़के और लड़कियां क्लास में देखने को मिलते हैं। तो यहाँ पर जाहिर सी बात है कि ये पेपर 1 वालों के लिए काफ़ी अहम है। और दूसरी बात ये बताना चाहता हूँ कि लेटर चाइल्डहुड अगर आप पढ़ लिए पेपर 1 वाले तो हम कामयाब हो गए, यहीं से सवालात आते, यानी कुछ भी अगर दे दिया तो खाली लेटर चाइल्डहुड इंतहाई बचपन अगर आप लगा देंगे तो बिल्कुल गलत बात होगी। क्योंकि आप यहाँ पर मैं आपको एक सवाल बताऊँगा, आपका वहम दूर हो जाएगा कि भाई खाली अपने को यानी पेपर 1 वालों के लिए सवालात सिर्फ़ एक ही स्टेज से पूछे जाएंगे। यहाँ पर देख सकते हैं फ़र्द में ज़ाती तस्वुर यानी सेल्फ़ कॉन्सेप्ट का फ़रोग़ इस दौर से शुरू होता है। तो बचपन से शीर ख्वारगी यानी पहले देखें शबाब, शीर ख्वारगी, बचपन, अनफवान शबाब। तो अब यहाँ पर भी आप खाली सिर्फ़ एक स्टेज का मुतालिया कर ले, एक स्टेज को अच्छे से समझ लिए। अब समझ लिए कि भाई हम बरी-उज़्ज़म्मा हो गए, यानी तमाम ये स्टेजेस जो है वो बेकार हैं, हमारे लिए ज़रूरी नहीं है। बल्कि अगर आप ऐसा सोच रहे तो बिल्कुल गलत बात है, ये बहुत ज़रूरी है, आप इसको भी अच्छे से जहन में रखें। तो जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हैं पेपर 1 वालों के लिए सवालात यहाँ से ज़्यादा पूछे जा सकते हैं, ज़रूरी नहीं कि इसी स्टेज से सवालात पूछे जाएं। अगर वैसा होता तो सिलेबस ही नहीं देता, सिर्फ स्टेज ही डिक्लेयर कर दिया होता। तो उसके बाद देखें, हम उम्र के बच्चों के साथ गेम्स खेलते हैं, यानी जो हम उम्र के बच्चे होते हैं उनके साथ में गेम खेलते हैं। उसके बाद अगला पॉइंट है ख़ुद की तारीफ़ खुद कर लेते हैं, यानी ख़ुद की तारीफ़ खुद कर लेते हैं। दूसरों की तक़लीद करते हैं, यानी तक़लीद मिसाल के तौर पर चिढ़ाना, उनको देखकर हंसना, यानी जैसा कि बड़े आदमियों को देखते हंसते, या फिर कोई जा रहे उनको देख के खाली, यानी वो लोग कुछ नहीं बोलते लेकिन फिर भी उनसे लगड़ लेते रहते बच्चे। यानी वो कौन से एज में रहता? 6 to 10 ईयर के जो बच्चे हैं, वो जो दौर है यानी वो कौन सा दौर है? इंतहाई बचपन, लेटर चाइल्डहुड। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। लड़कपन यानी पेबर्टी, 11 था 12 साल, बहुत ही कम वक्फे का ये मरहला होता है। यहाँ पर देखें पेबर्टी जो लफ्ज़ है वो किस ज़ुबान से अख़ज़ किया गया है, सवाल भी पूछा जा सकता है। पेबर्टी जो लफ्ज़ है लातीनी ज़ुबान से अख़ज़ किया गया है। लफ्ज़ पेबर्टी जो है पेबर्ट से अख़ज़ किया है, जिसके माने जैसा कि आप देख रहे हैं फ़र्द में तब्दीली के जो माने निकल कर आते हैं वो पेबर्ट्स के हैं।
यानी पेबर्टी लफ्ज़ लातीनी ज़बान से अग़्ज़ लिया गया है, अग़्ज़ किया गया है। उसके बाद देखें जिनसी खुसूसियात में तब्दीली वाक़ई होती है, यानी जिनसी जो खुसूसियात होते हैं उनमें तब्दीली वाक़ई होती है। इसको आप अच्छे से जहन में रखें। यहाँ पर और एक पॉइंट आना था वो मिस हो गया। जिस्मानी एतबार से बढ़ने का ज़माना कहा जाता है, यानी जिस्मानी एतबार से, फ़िज़िकली एतबार से बढ़ने का जो ज़माना कहा जाता है वो किसे कहा जाता है, सवाल पूछा जा सकता है। तो वो रहा लड़कपन, यानी लड़कपन के ज़माने में जिस्मानी एतबार से बहुत ज़्यादा बढ़ोतरी होती है। तो चलिए हम अगला मरहला जो है उसको जानने की कोशिश करेंगे। अब उसके बाद देखें अनफ़वान शबाब, यानी एडोलसेंस। ये पेपर 2 वालों के लिए काफ़ी अहम है, क्योंकि ऐसे ही प्राइमरी सतह के लड़के, तो वहाँ पर हमने देखा कि प्राइमरी सतह के जो लड़के लड़कियाँ हैं इंतहाई बचपन यानी अर्ली चाइल्डहुड में आते हैं, यानी इससे सवाल ज़्यादा पेपर 1 के लिए पूछे जाते हैं। अगर पेपर 2 की बात करें तो अनफ़वान शबाब, यानी इस हिस्से से ज़्यादा सवालात पूछे जाने के इम्कानात है। तो अनफ़वान शबाब यानी एडोलसेंस जो है 2 हिस्सों में तक़सीम होता है। एक इंतहाई अनफ़वान शबाब, और यानी सबसे पहले देखें इब्तिदाई अनफ़वान शबाब, दूसरा है इंतहाई अनफ़वान शबाब। इब्तिदाई अनफ़वान शबाब जो है 13 से 17 साल के दरमियान का जो वक्त होता है उसको इब्तिदाई अनफ़वान शबाब यानी अर्ली एडोलसेंस कहेंगे। और जो इंतहाई अनफ़वान शबाब का जो दौर है वो 18 to 21, यानी अनफ़वान शबाब यानी एडोलसेंस। ये पेपर 2 वालों के लिए ये जो मरहला है काफ़ी अहम है। इसके 2 हिस्से हैं, इंतहाई पहले है इब्तिदाई, दूसरा है इंतहाई। तो चलिए इसको हम अच्छे से जानने की समझने की कोशिश करते हैं। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, अर्ली एडोलसेंस यानी 13 to 17 ईयर, यानी इब्तिदाई अनफ़वान शबाब। लफ्ज़ एडोलसेंस लातीनी ज़ुबान के लफ्ज़ एडोलसेंस से लिया गया है, जिसके माने पुख्तगी के या बढ़ने के हैं। इस उम्र को टीन एज कहते हैं, यानी ये जो मरहला है इस उम्र को टीन एज भी कहते हैं। यानी वो कौन सा मरहला है जिसको टीन एज कहते हैं, तो अर्ली एडोलसेंस। और उसके बाद देखें लड़कियों की आवाज़ बारीक होती है जबकि लड़कों की आवाज़ बुलंद और सख्त हो जाती है। कौन से मरहले में, इब्तिदाई अनफ़वान शबाब के मरहले में, यानी ये पहला हिस्सा रहा। अब दूसरा यानी इंतहाई अनफ़वान शबाब, लेटर एडोलसेंस। यहाँ पर देखें ये जिस्मानी नुमा का, यानी ये जिस्मानी नशोनुमा का आखिरी मरहला होता है। और दूसरा जो है ज़हनी नशोनुमा में रुकावट पैदा होती है। इस दौर में अक्सर लड़के और लड़कियाँ बागी होते हैं, यानी हर बात पर लड़ना झगड़ना। और आखिरी बात यहाँ पर जो यानी आखिरी पॉइंट जो लिखा गया है ये काफ़ी अहम है। स्टॉलनी हॉल एडोलसेंस नामी किताब लिखी। और आपको एडोलसेंस से कोई सवाल मिले तो स्टॉलनी हॉल यहाँ पर अगर कि किसने मेहनत की ज़्यादा, किसने इस पर काम किया एडोलसेंस पर, इन्होंने एडोलसेंस नामी एक किताब भी लिखी और एडोलसेंस पर इन्होंने काम भी किया। इसमें हेट्रोजेनिस ज्ञान यानी लड़का और लड़की दोनों, यानी मैं आगे बोलना नहीं चाहता, आप इसके बारे में आप अच्छे से समझ गए होंगे। हेट्रोजेनिस ज्ञान, लड़का और लड़की दोनों दोस्ती करते हैं, और आगे का तो आप बाशऊर है समझ गए होंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। समाजी नशोनुमा, समाजी नशोनुमा अगर देखें तो एक से ज़ायद ग्रुप के जो बच्चे होते हैं वो मिलकर, जैसा कि ये काफ़ी अहम पॉइंट है, इसको आप अच्छे से ज़हन में रखें। ये समाजी नशोनुमा अगर इसमें देखा जाए तो एक से ज़ायद ग्रुप के बच्चों से मिलकर, यानी एक से ज़ायद जो ग्रुप होते हैं वो बच्चों से मिलकर रहते हैं, जिसको चैम्स कहते हैं। और कलिक यह एक छोटा समाजी ग्रुप होता है। ये रहा कलिक, यानी ये 2-3 लोगों का एक ग्रुप होता है। और ये रहा चम्स, यानी यहाँ पर एरो मार्क के ज़रिए आपको समझा गया है। यानी ये ग्रुप्स ऐसा नहीं रहता कि भाई इसमें सिर्फ मैं और मेरा दोस्त दोनों ही रहेंगे, बल्कि कोई दूसरे क्लासमेट भी आ सकते, इसमें जा सकते, उसको हम चम्स कहेंगे। और यानी जो दोनों तीनों का ग्रुप रहेगा उसको हम कहेंगे
कलिक। तो चलिए हम आगे समझने की कोशिश करेंगे। अब उसके बाद देखें ब्लोगियत यानी अडल्टहुड। इस दौर में मुकम्मल पुख्तगी आ जाती है। ये उम्र ख़ुद मुख्तारी और ख़ुद एतमादी यानी ख़ुद एतमादी होती है। देखिए इससे एक रिलेटेड सवाल भी पूछा गया है, मैं इंशाल्लाह आपको आखिर में बताऊंगा यहाँ पर ही क्लास के अख्ताम पे। और उसके बाद देखें जिस्मानी नशोनुमा की वजह से कुछ ना कुछ करने का रुझान पाया जाता है, यानी जिस्मानी नशोनुमा बेहतर होने की वजह से कुछ ना कुछ करेंगे, ऐसा इंसान के अंदर, फ़र्द के अंदर रुझान पाया जाता है। शरीक हयात का इंतखाब करता है। शरीक हयात से मुराद बीवी या फिर कहें वाइफ। उसके बाद देखें घर को मैनेज करता है, ख़ानदान शुरू होता है। यानी आप ये अच्छे से समझ गए होंगे। और तक़रीबन अब यहाँ पर जितने भी अहल उम्मीदवार हैं उनका एज मैं समझता हूँ यही स्टेज होगा, यही मरहला होगा। उसके बाद चलिए हम आगे बढ़ते हैं। दरमियानी उम्र, मिडिल एज। जिस्मानी ताक़तों में कमी वाक़ होती है, यानी आज़ा में कमज़ोरी पैदा हो जाती है, आदमी कमज़ोर होना शुरू हो जाता है। दरमियानी उम्र को माहौल से मुताबिक़त का मरहला कहा जाता है। यानी ये नॉलेज के तौर पर याद रखें, हो सकता है सवाल पूछे जाए या नहीं, ये इम्पॉर्टेंट तो नहीं है, लेकिन इसको आप अच्छे से फिर भी जहन में रखें। तो चलिए अब आखिरी मरहला जो है उसको हम जानने की कोशिश करेंगे, यानी बुढ़ापा। यानी देखिए इंसान का जो मरहला है बचपन, उसके बाद है जवानी, उसके बाद है बुढ़ापा या फिर ज़ईफ़ी। ख़ानदान में तजुर्बेकार आदमी की हैसियत से जाना जाता है, यानी बड़े आदमी है भाई उनसे मशवरा लो, ये करो वो करो, बल्कि ऐसा बोलते नहीं भाई हमारे नाना बहुत बड़े आदमी हैं, तजुर्बेकार आदमी है। यानी यही जो उम्र में बोलता हूँ, कौन सी उम्र में 60 साल के ऊपर अगर हो गए, नहीं बहुत तजुर्बेकार आदमी है बोल के ऐसा वैसा बोलते थे, ये ऐसे ही लोग रहते हैं। उसके बाद देखें मुस्तकिल दांत से महरूम हो जाता है, यानी जो दांत होते हैं वो गिरना शुरू हो जाते हैं, गिर जाते हैं। उसके बाद हाफिज़ा और बसारत में कमी वाक़ होती है, यानी वह हाफिज़े में भूलने की आदत और बसारत यानी देखने में, यानी आँख की जो रोशनी होती है, जो बीनाई होती है, इस तरीक़े से बचपन में थी, जवानी के आलम में थी, वो बात नहीं रहती। माज़ी के हालात और वाक़यात याद रहते हैं, माज़ी में जो उनके साथ बीता हुआ है वो हालात याद रहते हैं और वाक़यात भी याद रहते हैं। और एक टाइम ऐसा आता है कि भाई इन्हों के ख़ुद हालात और वाक़यात बनकर रह जाते हैं। यानी इंसान को कौन से भी स्टेज में मौत का मज़ा चखना ही है। यानी सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहादीस मुबारका का ख़ुलासा अगर मैं आपके सामने रखूँ, ये भी जानना ज़रूरी है कि मेरी जो उम्मत की जो उम्र रहेंगी 60 से 70 साल के दरमियान में। यानी इंसान बचपन में अगर पैदा हो गया, चलो बच गया, अच्छी बात है। जवानी के आलम में एडवांस का माने के रहे, बच गया, चलिए अच्छी बात है। यानी ज़ईफ़ी हालत में तो मरना ही मरना है। लेकिन सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो मेरी उम्मत के जो बूढ़े लोगों की इज़्ज़त नहीं करता वो हम में से नहीं, और जो बूढ़े लोगों की इज़्ज़त करता है वो मेरी इज़्ज़त करने के बराबर है। और जो यंग जो लोग होते हैं उनको जो रोज़ी दी जाती है, रोज़ी रोटी में तरक्की मिलती है, वो इन्हीं लोगों की वजह से मिलती है। तो ज़ईफ़ जो लोग होते हैं उनको बोझ ना समझें, बल्कि उनकी अच्छे से खिदमत करें। और एक दूसरी बात यह है कि आप या फिर मैं हर वक्त यानी यंग ही नहीं रहेंगे, ये हालत सबको आनी है। तो चलिए मैं समझता हूँ कि क्लास बहुत ही फ़ायदेमंद रही होगी। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। फिर हमारी इंशाअल्लाह अज़ीज़ अगली वीडियो में बहुत जल्द मुलाकात होगी। अगर आपको ये नोट चाहिए तो मैंने कहा कि टेलीग्राम का मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगा, आप टेलीग्राम ज्वाइन हो जाइए। वहाँ पर नोट, अगर ये जो नोट्स है उसको देखेंगे तो आप बआसानी के साथ वीडियो और नोट्स दोनों सामने रखकर अगर आप पढ़ेंगे तो आसानी के साथ समझने में आसानी के साथ आप समझ पाएंगे। यानी समझना ही हमारा मकसद है। तो चलिए फिर हमारी अगली वीडियो में मुलाकात होगी। अस्सलामु अलैकुम, अल्लाह हाफ़िज़।